नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम फिजिक्स के अंतर्गत कार्य शक्ति और ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। यह जो है सो फिजिक्स के अंदर मेरा तीसरा चैप्टर है और आज जो है सो मेरे कार्य शक्ति और ऊर्जा का क्लास नंबर 2 है। साथियों, हम इससे पहले जो क्लास नंबर 1 था उनमें से हम कार्य के बारे में पढ़ चुके थे। कार्य के विभिन्न स्वरूपों को देखे थे, कार्य कितने प्रकार का होता है, ये सब को भी हम अध्ययन किए थे। साथ ही साथ हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए। ऊर्जा में से आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को हम उसमें से अध्ययन किए बारीकी से। ऊर्जा का एक टॉपिक जो बच गया था स्थितिज ऊर्जा, तो आज हम अध्ययन करेंगे स्थितिज ऊर्जा को। तो साथियों, आज हम अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को समझने का प्रयास करेंगे और इसके विभिन्न स्वरूपों को देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आराम से समझेंगे हम इसको। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु पर स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन होता है तो उसके कारण उस वस्तु में एक ऊर्जा निहित हो जाती है और उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, यानी उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या बोला कि अधिक दूसरे शब्दों में बोले तो बोलेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें ऊर्जा निहित हो जाती है और उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए एक हम रबड़ बैंड लेते हैं। ये मान लो एक रबड़ बैंड है। इस रबड़ बैंड को यदि हम खींचेंगे तो सपोज दैट यहाँ तक ये खींचा गया, इसको खींच दिया, ये रबड़ बैंड खींचा गया। इसको यदि हम खींचेंगे तो ये यहाँ तक खींचा गया। तो खींचने के कारण, इस रबड़ बैंड को खींचने के कारण इसमें क्या हो गया, ऊर्जा स्थानांतरित हुआ। क्या हुआ, ऊर्जा स्थानांतरित हुआ। ऊर्जा स्थानांतरित होने के कारण इस रबड़ बैंड में एक प्रकार की ऊर्जा निहित हो गई है। क्या हुआ, ऊर्जा निहित हो गई। इसमें एक ऊर्जा निहित हो गई है। इस रबड़ बैंड में क्या हुआ, एक ऊर्जा निहित हो गई। अब जब इस रबड़ बैंड को छोड़ा जाएगा तो ये ऊर्जा जो इसमें निहित हुई है वो वापस इसको अपने पोजीशन पे ले आएगा। इसी को बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है कि मान लो किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसमें ऊर्जा स्थानांतरित होती है। बैंड में जो स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो संचित हो जाती है ना। इसी प्रकार से यदि हम मान लें कि एक खिलौना गाड़ी है, एक खिलौना गाड़ी है, इस खिलौना गाड़ी एक खिलौना गाड़ी है। इस खिलौना गाड़ी में यहाँ पर चाबी लगा हुआ है। सपोज ये चाबी को यदि हम यहाँ पर भर देते हैं एकदम पूरा घुमा घुमा के, तो ये इसमें एक प्रकार की ऊर्जा निहित हो जाती है। एक प्रकार की ऊर्जा निहित हो जाती है वो चाबी घुमाने के कारण। अब जब इस चाबी घुमाने के कारण ऊर्जा निहित हो रही है, जब उस गाड़ी को हम फिर उस चाबी को छोड़ देंगे और गाड़ी को स्थिर रखने, ये गाड़ी क्या करने लगेगा, वो जो स्थानांतरित की गई जो ऊर्जा है इसमें चाबी को घुमाने के कारण जो उसमें स्थानांतरित ऊर्जा हुई है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहाँ स्टोर हो गया। अब छोड़ने के बाद ये क्या है, एक गाड़ी गति करने लगेगा, है ना, कि वो अपने स्थिति से बाहर आ जाएगी। सपोज इस प्रकार से है। देखो कि मान लो एक तीर है। चलो हम बनाने का प्रयास करते हैं एक धनुष को। ये एक यहाँ पर मान लो ये धनुष है, इस पर यहाँ पर ये रस्सी है, इस पर एक बाण चढ़ा दिए ऐसे। अब मान लो इस रस्सी को हम यहाँ खींच दिए, इस रस्सी को यहाँ खींच दिए, ये बाण को यहाँ पर और खींच दिए ऐसे करके यहाँ तक। खींचने के कारण क्या हुआ, यह इसमें एक ऊर्जा निहित होगी। इस बाण में क्या हुआ, एक ऊर्जा निहित हो गया। और जैसे हम इसको छोड़ेंगे, इस संचित की गई ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा जो थी वो क्या हो गया, इस बाण में पूरी स्थानांतरित हो जाएगी और ये गति करने लगेगा। तो हमने क्या किया, एक साधारण सी बात ये याद रखना है, सीधी बात, नो बकवास।
के कंडीशन में एक चीज़ ये याद रखना है कि कोई भी वस्तु जिस पर हम जितना हम उसमें खिंचाव करेंगे, ऐंठन करेंगे या झुकाव करेंगे, उतना ही उसका स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इसमें जितना हम खिंचाव करेंगे, ऐंठन करेंगे, झुकाव करेंगे, उसका उसमें स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा तेज़ी से प्रहार करेगा। जैसे कि तालाब में जो पानी स्टोर किया रहता है वो भी एक स्थिति के रूप में रहता है। आप मान लो तालाब को किसी तरह से तोड़ा तो अचानक से प्रहार करेगा, वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमेशा अचानक से गतिज में बदल जाएगा। तो स्थिति को अचानक से प्रहार कर देना स्थितिज ऊर्जा के सामर्थ्य को दर्शाता है कि कितनी स्थितिज ऊर्जा थी। हम इतना स्थितिज ऊर्जा को समझाने में इतना टाइम लिया, आगे हम इसके डिफिनेशन वगैरह को, परिभाषा को समझने के प्रयास करते हैं। चलिए अब हम इसके परिभाषा को समझते हैं, इसका डिफिनेशन को जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? तो हम यहाँ पर इसके डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो बोलते हैं किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति, क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा हम समझ गए कि किसको कहते हैं कि मान ली किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन कर दें। स्थिति या इसका विन्यास में, स्थिति में परिवर्तन किया है अथवा इसका विन्यास में यदि परिवर्तन किया, उसके कारण से क्या होता है, उसमें एक ऊर्जा निहित हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि हम इसका उदाहरण की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा होगा, इसका हम यदि एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण में बात करें तो कौन सा है, एक रबड़ बैंड को खींचना, वो भी होगा। चाबी वाला खिलौना, अभी जो हम इसके पहले जो हम बताए हैं वो सबको हम लिखते हैं कि धनुष की ताने डोरी पर रखा तीर, उदाहरण है। धनुष की तानित डोरी पर रखा तीर पहला। यदि दूसरा का हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि रबड़ बैंड को खींचना, यानी कि रबड़ बैंड को खींचना, रबड़ बैंड को खींचा, रबड़ बैंड कैसा हुआ, खींचा हुआ रबड़ बैंड, खींचा हुआ रबड़ बैंड खींचा हुआ, ये रबड़ बैंड खींचा हुआ, जैसे हम छोड़ेंगे वो अपने अचानक से अटैक करेगा, है ना, खींचा हुआ रबड़ बैंड। तीसरा,
यदि हम यहाँ तीसरा की बात करें तो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग, खींची हुई स्प्रिंग, खींची हुई स्प्रिंग, खींची हुई स्प्रिंग, स्प्रिंग को यदि हम खींच देते हैं, वो भी अचानक से जिसे छोड़ेंगे वो अचानक से प्रहार करेगा, खींची हुई स्प्रिंग। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो कौन से, चाबी भरा खिलौना, चाबी भरा खिलौना, चाबी भरा खिलौना। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, तालाब में भरा पानी, और यदि हम बात करें, है ना, तालाब में जो एकत्र पानी है, बांध, या बांध में एकत्र पानी, बांध में एकत्र पानी, ये सभी में क्या होता है, सभी में स्थितिज ऊर्जा होती है, सभी में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। चलो हम यदि यहाँ पर बात करें कि उपरोक्त परिस्थिति जितना भी हम देख रहे हैं, उपरोक्त परिस्थिति, उपरोक्त परिस्थितियों, जितना भी हम उपरोक्त ऊपर वाला जो परिस्थिति देख रहे हैं, उपरोक्त परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किए गए कार्य, किए गए जो कार्य है, वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें क्या होती है, इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। क्या होती है, ऊर्जा संचित हो जाती है, संचित हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है ना। जैसे कि किसी वस्तु, मान लो किसी वस्तु को यदि हम किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा, जैसे किसी वस्तु में जो स्थानांतरित, जैसे रबड़ बैंड को खींचे उसमें एक ऊर्जा स्थानांतरित हो गया है, तो वही बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। संचित में इकट्ठा रहता है, संचित यानी कि उसमें इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा, संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल, क्या, यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए, या वेग में परिवर्तन करने के लिए क्या होना चाहिए, करने के लिए उपयोग में नहीं आती है। में नहीं आती। हम जो उपरोक्त वाला कंडीशन जो हम देखें उसी के बारे में हम लिख रहे हैं, नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि हम तीर को क्या कर दिए, जैसे कि हम धनुष के डोरी पर प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा को खींच रहे हैं, डोरी को खींच रहे हैं, तो हमें तीर को क्या हम गति में ला रहे हैं क्या, नहीं, तीर स्थिर की अवस्था में, उस तीर को स्थिर करके इस पे हम धनुष बाण चढ़ाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रहा है कि उसके किस में, चाल में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वेग में परिवर्तन करने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें जब हम डोरी को खींचेंगे तो इसमें एक ऊर्जा निहित हो जाती है। यही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं कि वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा, मानी कि उसमें एक ऊर्जा स्थानांतरित हो जा रही, और वो किस रूप में इकट्ठा हो रहा है, एक ऊर्जा इकट्ठा हो रहा है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होगा। जैसे हम इसको छोड़ेंगे उसमें क्या होगा, एक अचानक से प्रहार करेगा, यही होता है इसका स्थितिज ऊर्जा। यानी कि ये ना तो इसमें ये धनुष में कोई भी प्रकार के चाल में परिवर्तन या इसके वेग में परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसको हम स्थिर रखेंगे, लेकिन इसमें जो हम डोरी खींचेंगे, वो डोरी खींचने के कारण इसमें एक ऊर्जा निहित हो जाएगी, और उसी ऊर्जा को हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। ये चीज़ को है यहाँ पर,
अब जो ये वाला जो है चाल आवेग में उसका परिवर्तन नहीं कर देना, उसके कारण से क्या हो रहा है, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अब वस्तु यहाँ पर क्या है, वो जो तीर जो था वो एक वस्तु के रूप में हम लेते हैं, तो वस्तु कार्य करने के लिए क्या कर लेता है, कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेता। अब वो स्थिति प्राप्त कर लिया, अब जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो अचानक से प्रहार करेगा, स्थिति प्राप्त कर लेता है। ये चीज़ को हम बारीकी से समझें, इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए कि क्या होता है स्थितिज ऊर्जा। अब कहीं भी होगा स्थितिज ऊर्जा तो हम जरा सा हिचकिचाहट बिना संकोच किए हुए, डरे हुए आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब यदि हम बात करें किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में इसमें ऊर्जा में वृद्धि होती है। कैसे, हम ये कैसे जानेंगे? जैसे कि मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम यदि यहाँ ऊपर उठा रहे हैं, तो कोई हाइट, कोई ऊंचाई में इसको उठा रहे हैं, तो इस पर एक कार्य किया जाएगा। W बराबर होता है F, है ना, W बराबर वर्क बराबर बल गुने विस्थापन, FS होता है। लेकिन S क्या है, विस्थापन को दर्शाता है। विस्थापन कितना हो रहा है, H ऊंचाई की हो रहा है, तो W बराबर F बराबर MA होता है, MAH। ये यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन हो रहा है, ग्रेविटी के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए ये की जगह पर mgh हो जाएगा, W बराबर mgh होगा। इस कंडीशन में मेरा W बराबर mgh हो जाएगा। ये स्थितिज ऊर्जा का मेरा समीकरण है, यही हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि किसी वस्तु को, है ना, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में इसमें क्या होती है, इसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में इसमें क्या होगा, ऊर्जा की वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होगा, ऊपर उठाने पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस कारण से इसके कारण क्या होगा, इसका कारण ये होता है, कारण है कि जैसे गुरुत्व के बल, हम इसका गुरुत्व बल के अधीन हम कोई कार्य कर रहे हैं, गुरुत्व बल के अधीन कर रहे हैं, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। गुरुत्व बल के अधीन जो है वो कार्य किया जाता है, और उसी गुरुत्व बल के अधीन जो कार्य कर रहे हैं उस कारण से क्या होता है, उसमें एक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार क्या हो जाती है, इस प्रकार की वस्तु में क्या हो जाती है, इस प्रकार से वस्तु में विद्यमान जो होते हैं विद्यमान जो ऊर्जा हो जाती है, विद्यमान ऊर्जा जो होते हैं, इसकी गुरुत्वीय स्थिति को दर्शाती है। इसकी गुरुत्वीय मतलब गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व बल के अधीन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को दर्शाती है। स्थितिज ऊर्जा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। ये चीज़ को हमने हाथ पर देख लिया।
अब मान लो कि हम भूमि से ऊपर उठा रहे हैं कोई, मान लो कि सपोज दैट ये मेरा भूमि है, इस भूमि से हम यहाँ पर ये मान लो कि ये मेरा भूमि है, ये भूमि है, यहाँ पर कोई एक पिंड है, इस पिंड को हम, ये पिंड है मेरा भूमि पर रखा हुआ, ये वाला पिंड है मेरा भूमि पर रखा हुआ। चलो अब हम देखते हैं, ये मेरा क्या है, अर्थ है, अर्थ है यानी भूमि है। अब इस पिंड को हम क्या करते हैं, उठा रहे हैं किसी हाइट तक। अब हम इसको उठा कर कहाँ तक कर दिए, ये यहाँ पर कर दिए, इस हाइट तक उठा दिए, यहाँ पर कर दिए, यहाँ तक कर दिया। अब ये जो हाइट है सो किस ऊंचाई तक उठा है, सो हम देखते हैं ये कितने ऊंचाई को उठाए अचीव किया है। तो यहाँ से मान लो इसका एच ऊंचाई तक ये है, हम इस पिंड को उठा दिए हैं, इस पिंड को हम कहाँ तक उठा दिए हैं, एच की ऊंचाई तक हम इसको उठा दिए हैं, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई एच है, वो इस पिंड को हम उठाए। तो देखो यहाँ पर यदि हम यहाँ बात करें कि इसका द्रव्यमान कितना है, एम, एम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में लिखते हैं कि एम द्रव्यमान की वस्तु है, कितना है द्रव्यमान, एम, एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, मान लो कि इसको एच ऊंचाई तक हम ऊपर उठा दिया। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है ना, ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो होता है वस्तु के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि वस्तु को उठाने के लिए जो होता है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक जो होता है, आवश्यक बल एक होता है, आवश्यक न्यूनतम बल जो होता है, आवश्यक न्यूनतम बल वो किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु का भार, अर्थात भार बराबर क्या होता है, mg, अर्थात mg, m माने मास और g माने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों का कॉम्बिनेशन mg यानी कि भार है। तो जो बल मेरा लग रहा है वस्तु के भार के बराबर है, वस्तु के भार के बराबर है, जो बल मेरा लग रहा है वो वस्तु के भार के बराबर है, बल न्यूनतम जो बल है वस्तु के भार के बराबर। इस कंडीशन में यह कह सकते हैं कि जो बल होता है वह भार का ही एक रूप है ना। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करें कि वस्तु का गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, तो इसलिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे हम उठाते हैं उस वस्तु को उठाने के क्रम में उस पर एक कार्य किया जा रहा है, और वो जो कार्य जो हम उस वस्तु पर जो कर रहे हैं वो कार्य जो होता है उसमें एक ऊर्जा उपार्जित होती है, उस ऊर्जा जो उपार्जित होती है उसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इससे हम यहाँ पर यदि हम लिखेंगे कि वस्तु में जो हम कार्य कर रहे हैं, वस्तु में इस प्रकार से जो हम कार्य कर रहे हैं, इस पर किए गए कार्य जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होता है, बराबर उसमें क्या हो जाते हैं, ऊर्जा उपार्जित कर लेता है, उसमें एक ऊर्जा उपार्जित होगी उसमें। इसलिए गुरुत्व के विरुद्ध जो होता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य, मान लीजिए कि गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब यहाँ पर हम दूसरा में यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य
विरुद्ध किया गया कार्य W है। क्या है? W है। तो इस कंडीशन में W बराबर क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होगा बल गुने विस्थापन। हम पहले पढ़ चुके हैं बल गुने विस्थापन, ये होता है मेरा कार्य। अच्छा, ये बल किस रूप में हो रहा है? mg के रूप में हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा यानी उसके भार के बराबर हो रहा है। तो बल के जगह पर लिख सकते हैं mg। फोर्स बराबर क्या होता है? F बराबर m ये होता है। लेकिन गुरुत्व के अधीन जब कार्य किया जाएगा, बल लगाया जाएगा, तो F बराबर mg होगा। mg एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चीज़ होता है। तो हम यहाँ F बराबर क्या लिखते थे? W बराबर क्या होता है? F s होता है ना, F इंटू एस। यदि हम यहाँ पर F बराबर क्या होगा? mg, और यहाँ पर S जो है ये विस्थापन को दिखा रहा है। ये विस्थापन कितना दूर तक हुआ? h ऊंचाई तक विस्थापन हो रहा है, यानी mg h हो जाएगा। mg h यानी W बराबर mg h। ये चीज़ जो W बराबर mg h है वो क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि इस पर जो किया गया कार्य mg के बराबर है, इसलिए वस्तु को mg इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। वस्तु पर किया गया कार्य, यदि हम यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर mg h के बराबर है ना, यहाँ पर हम यदि लिखेंगे कि वस्तु पर किया गया कार्य जो है वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य mgh के बराबर, mgh के बराबर उसमें ऊर्जा उपार्जित हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा? इसलिए mgh के बराबर, इसलिए वस्तु में mgh के बराबर ऊर्जा उपार्जित हो जाएगा। mgh के बराबर ऊर्जा क्या हो जाएगा? उसमें उपार्जित हो जाएगा, उपार्जित हो जाएगा। इसमें mgh के बराबर इसमें ऊर्जा उपार्जित हो जाएगा। और यह जो mgh के बराबर इसमें जो ऊर्जा उपार्जित हो रहा है, यही ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा है। यही ऊर्जा क्या है? या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह क्या है? या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। हम यहाँ पर प्राप्त कर लिए स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई यानी पोटेंशियल एनर्जी EP, या तो PE यहाँ पर लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को EP के द्वारा दर्शाया जाता है। अब PE के द्वारा दर्शाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी दर्शाया जाता है। बराबर होगा द्रव्यमान यानी M, गुरुत्वीय त्वरण G, और जितने ऊंचाई तक उठा रहे H, mgh। ये मेरा आ गया स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ एक चीज़ और देखें, जो कि कार्य का जो यूनिट होता है वही होता है। हम पिछली क्लास में ये चीज़ देखे थे कि जो कार्य का यूनिट होता है वही यूनिट होता है मेरा स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का। यानी ऊर्जा का कोई भी ऊर्जा हो वही होता है, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है वही होता है मेरा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। चलो अब हम एक कंडीशन की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि वो कंडीशन क्या है, इस कंडीशन की हम बात कर लें। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने की बात ये है कि यहाँ पर हम नोट करने की बात एक चीज़ ये है, चलो हम एक चीज़ नोट करते हैं। नोट करने की बात ये है
चलिए, गुरुत्व बल द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, नोट में करके हम क्या लिखेंगे कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर स्थिति जो अंतिम स्थिति है उसका स्थिति की जो एकदम क्या होता है वर्टिकल, जो ऊर्ध्वाधर है ना, स्थितियों की जो ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर एकदम डायरेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में जो होता है ना, ऊंचाइयों के अंतर पर डिपेंड करता है, ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, ऊंचाइयों पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर, है ना, करता है, ना कि उस रास्ते पर है ना, उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु गति की है, उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु गति की है, इस रास्ते पर वो डिपेंड नहीं करेगा। चलो हम यहाँ पर देखते हैं एक फिगर के द्वारा हम यहाँ पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज दैट चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक फिगर के द्वारा। सपोज दैट ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या तो मेरी अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पिंड को रख दिए, इस पिंड को इस पर रखा है, ये पिंड रखा हुआ है। अब ये पिंड को हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तक हम उठाते हैं, इस पिंड को हम यहाँ से इस ऊंचाई तक हम उठा रहे हैं, ये पिंड को हम उठा रहे हैं, इसको हम उठा दिए इस ऊंचाई तक, इस ऊंचाई तक हम उठा दिए। यानी एक ऐसा रास्ता है कि हम डायरेक्ट इसको उठा रहे हैं, और दूसरा जो है एक और पिंड है यहाँ पर, मान लो ये वाला इसी पर है, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उठा रहे हैं लेकिन अलग अलग रास्ता पर से। एक बार क्या कर रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, फिर यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ रह जा, इसका पाथ को चेंज कर ले कि समान ऊंचाई पर ही हम उठा रहे हैं, यहाँ तक ही उसको उठा रहे हैं। लेकिन देखना सेम पिंड है, इसी को हम उठा रहे हैं, इसी को पिंड को उठा रहे हैं। थोड़ा फिगर में चलो, चलिए ये देखिए यहाँ तक कि दोनों का हाइट जो है, ये हाइट की यदि हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, दोनों पिंड के लिए दोनों को समान ऊंचाई तक उठाइए ये। लेकिन ये रास्ता क्या है, डायरेक्ट हम उठा लिए, यानी कि रास्ता वन है ये रास्ता, यदि हम इसको बोलते हैं कि ये रास्ता जो है रास्ता फर्स्ट रास्ता है, और ये पिंड को हम यहाँ पर जो उठा रहे हैं ये वाला, ये जो है सो इस पिंड को हम यहाँ उठा रहे हैं। पहले हम इसको यहाँ तक इतना उठाए, फिर हम इसको ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर हम इसको ऐसे ले गए, और लास्ट में फिर हम यहाँ पर ऐसे उठा दिए। यानी कि ये रास्ता दो रास्ता दूसरा रास्ता जो यहाँ से यहाँ उठाइए, फिर इसको इधर ले गए राइट साइड, फिर इसको ऊपर उठा दिए, फिर इसको हम लेफ्ट साइड ले गए, फिर हम इसको ऊपर उठा लिए जहाँ तक कि ये पिंड था उस ऊंचाई तक हम इसको फिर उठा लिए। यानी कि रास्ता दो, यानी दो रास्ता को हम
दिखा रहे हैं। ये रास्ता 2 हुआ, ये रास्ता 2 हुआ, सेकेंड रास्ता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है, रास्ता 1 और रास्ता 2, तो सपोज अब हम बता रहे हैं कि ये जो है कि इसमें जो ऊर्जा निहित हो रहा है, तो किसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इस पिंड को उठाने में, इस पिंड को उठाने में, किसमें ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, मेरा क्वेश्चन ये है। तो दोनों में बराबर कार्य किया जाएगा, इसलिए दोनों में समान ऊर्जा लगेगी। हमने ये पहले ही बता दिए कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जिसकी वस्तु की गति की है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि पिंड की स्थिति जो यहाँ पर है, जैसे कि मान लो यहाँ स्थिति ये है, ये पोजीशन पर यहाँ पिंड है और ये बी पोजीशन पर ले गए हैं, यहाँ पर पोजीशन ये है, यहाँ पर पोजीशन बी है, यानी दोनों की ऊंचाई सेम है। तो जो पिंड की स्थिति ए से स्थिति बी तक के 2 विभिन्न पथों में पहुँचाया गया है और उसकी ऊंचाई मान लो ए और बी की ऊंचाई जो है एच है, तो दोनों ही स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य mgh ही होगा। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे कि पिंड जो होता है, पिंड स्थिति ये से स्थिति बी की ओर, स्थिति बी तक दो विभिन्न रास्तों से पहुंचाया जाता है, 2 विभिन्न रास्तों से पहुंचाया जाता है। 2 विभिन्न रास्तों से हम पहुंचा रहे हैं क्या, नहीं, हाँ पहुंचाया जाता है, 2 विभिन्न रास्तों से पहुंचाया जाता है। अब मान लीजिए कि उसका ए बी की ऊंचाई जो है, मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं हम कि ए बी जो है एच ऊंचाई की है, ए बी बराबर एच ऊंचाई है, तो दोनों ही स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य, तो दोनों ही स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य mgh होगा, mgh है। इसलिए दोनों स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, mgh ही होगा दोनों पर, क्योंकि इसका पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कोई भी रास्ते से हम गुजारें। चलिए हम यहाँ पर अब जो है स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक को बात कर लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को कौन कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कुछ कारक को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित कौन सा कारक कर रहा है। चलिए हम पहला कारक की बात करते हैं। पहला कारक है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, पहला कारक है यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ये चीज़ को हम देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है mgh। यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी,
है ना, जी तो कांस्टेंट है। यदि ऊंचाई हम ज़्यादा करते तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, है ना, ये चीज़ है। द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। जैसे कि हम देखो, यदि m बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, यदि m मेरा घट रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी मेरा घटेगी। ये चीज़ है, क्योंकि ये जो है स्थितिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये चीज़, ये कंडीशन को हमने ये चीज़ देखी है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम का, यानी इसका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा कंडीशन की बात करें कि यदि वस्तु यदि पृथ्वी तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यदि पृथ्वी तल से ऊंचाई यदि पृथ्वी तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी, ऊंचाई ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। ये कैसे होगा? अब देखो यहाँ पर, जैसे कि हमने E बराबर क्या होता है, EP बराबर होता है mgh। ये चीज़ को हम देख चुके, AP बराबर mgh होता है। तो EP जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H का भी, ये चीज़ होता है। यदि हमारा H ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा, यदि मेरा H कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मेरा कम हो जाएगा। इस कंडीशन को तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, तीसरा क्या होगा कि वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव करेंगे, वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव करेंगे या ऐंठेंगे उसको, या झुकाव करेंगे, या झुकाव जितना भी ज़्यादा होगा, झुकाव करेंगे तो जितना भी ज़्यादा उसका झुकाव होगा, है ना, तो क्या होगा, उससे उतनी ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, होगा ना, तो उतनी ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। जितना ज़्यादा हम खिंचाव करेंगे, झुकाव करेंगे, ऐंठन करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे कि रबड़ बैंड को जितना ज़्यादा खींचेंगे, जितना ज़्यादा ऐंठेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका स्थितिज ऊर्जा वो प्राप्त कर लेगा। ये हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में ये चीज़ देखें। अब हम कुछ स्थितिज ऊर्जा पर जो है एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, उसके बाद मेरा आगे की टॉपिक देखेंगे। चलो मेरे एक प्रश्न को देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा पर, कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में गुरुत्व के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण, वस्तु में गुरुत्व के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण जो ऊर्जा रूपांतरित हुई, जो स्थितिज ऊर्जा उपार्जित हुई, उस स्थितिज ऊर्जा को परिकलित करें। उस स्थितिज ऊर्जा को परिकलित करें, यानी इसको निकालना है।
ज्ञात करें। चलो अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यदि हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन इसका तो देखो, सबसे पहले हम देख लेंगे कि वस्तु का जो द्रव्यमान कितना है, 15 kg है, और 5 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है। अच्छा, हमें दो चीज़ मिल गई। इसमें जो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया गया है, लेकिन मेन तो मेरे यहाँ पर है कि हमको निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, हम पहले उस फार्मूला की बात कर लेते हैं। EP बराबर होता है mgh। तो हमको यहाँ पर दिया क्या चीज़ है, m तो दिया है और h दिया है, g हमको यहाँ पर नहीं दिया है। तो g का वैल्यू हमको पहले पता है कि g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ होता है। हम पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में देख चुके हैं इसका वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ बात कर लें, ये चीज़ रहता है ये। तो यहाँ पर द्रव्यमान यदि बात करें कि द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान यानी m बराबर कितना है 20 kg, ये चीज़ है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर ऊंचाई बोलें कि किस ऊंचाई तक उठाया गया है, तो ऊंचाई बराबर h बराबर कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है, तो बोलेंगे 5 मीटर। और g यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण, g मेरा कितना है वैल्यू, g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं पहले से, है ना। अब यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा, इसलिए यदि हम यहाँ बात करेंगे कि EP मैंने स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा mgh। अब वैल्यू सब रख देते हैं यहाँ पर। m मास कितना हुआ, मास मेरा है 20 kg, g कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास है 20 kg, g कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h कितना है, h किस ऊंचाई तक उठाया गया है 5 मीटर तक, 5 मीटर तक। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45 और 4 = 49, यानी 49 हो जाएगा डायरेक्ट। 49 और 49 × 2 करेंगे तो 9 × 2 = 18, 98, यानी कि 980 हो जाएगा मेरा, क्या होगा 980। और ये कितना होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये कितने के बराबर होता है, ये जूल के बराबर होता है, 980 जूल। हमने यूनिट में कल की क्लास में हम देखे थे कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 980 जूल, यानी ये कितने के बराबर होगा 980 जूल के बराबर हो जाएगा। हमने ये यहाँ से परिकलित कर लिया, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा 980 जूल। चलिए, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर किया होगा 980 जूल। ये वाला हो गया मेरा स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू। अब यहाँ पर देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण तो हम यहाँ पर देख लें कि आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। वो कल की क्लास में हम देखे थे कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, नहीं होती है। आज हम यहाँ पर देख लेंगे कि आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर, इस नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण यदि हम बोल रहे हैं, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय यानी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, निकाय कहा जाता है उसको, सिस्टम को, यदि किसी निकाय, कोई भी निकाय होगी, वो निकाय पर केवल संरक्षित बल कार्य कर रहा हो, है ना। यदि किसी निकाय पर केवल संरक्षित बल का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्व, जो कि बल को कंजर्व कर सकता है, केवल संरक्षित बल कार्य करता है, केवल संरक्षित बल कार्य करें। हम बल की, जिसमें बल पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, संरक्षित बल क्या होता है इस सब के बारे में, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसको। यदि केवल क्या काम कर रहा है, केवल संरक्षित बल कार्य करें, संरक्षित बल कार्य करें। जैसे संरक्षित बल का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने अभी आंतरिक ऊर्जा के संदर्भ में जो हम बल देखे थे,
वो वाला बल, जैसे कि स्प्रिंग वाला हो गया, गुरुत्व बल हो गया लिख देते हैं, जैसे गुरुत्व बल हो गया, गुरुत्व बल हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग वाला जो बल हो गया, इसको बोलते हैं संरक्षी बल, क्योंकि हम यदि एक बार खींच दिए स्प्रिंग को, फिर वापस से क्या होगा, अपने पोजीशन में संरक्षण कर लेगा, संरक्षित हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं संरक्षी बल। तो वो उस बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस निकाय के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर केवल संरक्षी बल कार्य करे, क्या संरक्षी बल कार्य कर रहे कार्य करे माने कि कोई संरक्षी बल कार्य कर रहा है ना, तो उस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा जो होगा, तो उस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा जो होगा, कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, वो संरक्षित रहेगा। कुल आंतरिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। उसका कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, हमेशा संरक्षित रहेगा। जैसे कि देख लें, हम आंतरिक ऊर्जा के फॉर्मूला पहले हम देख चुके थे। यदि हम यहाँ बोलेंगे कि आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो आंतरिक ऊर्जा बराबर जो होता है यानी मैकेनिकल एनर्जी, ये जो होता है गतिज ऊर्जा कल की क्लास में हम देखे थे, प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और ये दोनों क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी बराबर जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी इजकल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आंतरिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये सब क्या होगा, स्थिर रहेगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, यानी ये सब वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये सब वैल्यू मेरा कांस्टेंट हो गया, ये नियम यही बोलता है। अच्छा, ऊर्जा का रूपांतरण, इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण होगा, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, क्या होगा चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं, इस कंडीशन के अनुसार यदि हम देखें तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में बदल सकती है ना। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, लेकिन क्या होगा, लेकिन कुल ऊर्जा जो होगा, कुल ऊर्जा उसका जो आंतरिक ऊर्जा, कुल ऊर्जा का योग जो होगा, कुल ऊर्जा का योग जिसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, कुल ऊर्जा का योग जिसको क्या बोला था, आंतरिक ऊर्जा, लेकिन कुल ऊर्जा का योग जो होगा नहीं बदलेगा, यानी कि कुल ऊर्जा का योग संरक्षित रहेगा। कुल ऊर्जा का योग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसमें एक चीज नोट करके ये चीज हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। चलो हम नोट करके यहाँ लिखा दे रहे हैं। एक चीज यहाँ पर नोट करके ये चीज लिखना है कि यदि घर्षण या वायु प्रतिरोध जैसे बल काम करें, यदि घर्षण या वायु प्रतिरोध जैसे काम करे, वायु प्रतिरोध माने वायु के कारण इधर उधर हो रहा है, प्रतिरोध जैसे
कार्य करें तो आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा में बदल जाता है। यदि घर्षण या वायु प्रतिरोध जैसे बल यदि काम करें, बल काम करें तो आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा, आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा क्या होगा, हीट एनर्जी, यानी कि किस में बदल जाएगा, ऊष्मा में बदल जाता है, हिस्सा ऊष्मा में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान रखना, लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है ना, बदल जाता है और ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। लेकिन हम आंतरिक ऊर्जा नहीं, अन्य ऊर्जा की, यदि सभी ऊर्जा की बात करेंगे तो वो ऊर्जा संरक्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ हिस्सा मेरा ऊष्मा में बदल रहा है, लेकिन कोई तो ऊर्जा में बदल रहा है ना। यदि सबका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट तो वही होगा ना, कि ऊर्जा को क्या उत्पन्न किया जाता है ना, विनाश, वो हमेशा कंजर्व रहता है, माने हमेशा उसका रूप में परिवर्तन होते रहता है। तो ये क्या हुआ कि आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा में बदल दे रहा था, यानी आंतरिक ऊर्जा यहाँ संरक्षित नहीं रहा। इस स्थिति में यहाँ क्या हुआ, कुल आंतरिक ऊर्जा जो हुआ, इस स्थिति में यहाँ पर कुल आंतरिक ऊर्जा क्या हुआ, संरक्षित नहीं रहा। लेकिन यदि हम केवल ऊर्जा की बात करें तो यहाँ ऊर्जा संरक्षित है। आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो नहीं संरक्षित, लेकिन कोई भी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को छोड़ कोई भी ऊर्जा, जैसे ऊष्मा ऊर्जा वगैरह हो गया, सबको जोड़ के जो कुल ऊर्जा जो निकलती है वो ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो और ऊर्जा संरक्षित, तो ऊष्मा में बदल जाते हैं। और यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा, ये आंतरिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, आंतरिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। नोट में ये करके रखना है, आंतरिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। यहाँ पर डायरेक्ट हम बोलते हैं कि आंतरिक ऊर्जा संरक्षित यहाँ पर नहीं रहेगा। इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। आगे यदि बात करें कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी ऊर्जा अविनाशी है। यानी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। जो क्या हो सकता है, एक चीज ये भी लिख सकते हैं हम कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये चीज़ को हम देखते हैं। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। कुछ हम देख लेते हैं उपकरण और वो ऊर्जा का किस रूप से किस रूप में रूपांतरण करता है। अब यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। चलो हम देख लेते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि ऊर्जा कौन ऐसा उपकरण है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। चलो ऊर्जा का रूपांतरण हम पहला देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें ऊर्जा का रूपांतरण से सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम बात करेंगे सौर सेल क्या कर रहा है, सौर सेल क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है।
विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलो डायरेक्ट चलिए, हम तो यहाँ ऊर्जा का रूपांतर लिख दिए, तो बदलना उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सौर सेल क्या हो जैसे कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल में जैसे प्रकाश ऊर्जा वो पड़ा, वो क्या कर गया, अब उसके कारण से वो चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के कारण वो विद्युत सप्लाई करने लगा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा क्या कर रहा है, सौर सेल क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। दूसरा यदि हम यहाँ बात करें तो दूसरा बात कर लें, विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर क्या कर रहा है, तो विद्युत मोटर जो है मोटर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, जैसे कि हम ये मोटर है, मोटर विद्युत मोटर है, विद्युत के कारण ये मोटर क्या कर रहा है, घूम रहा है। मोटर घूमने के कारण क्या है, उसमें गतिज ऊर्जा आ गया, गतिज ऊर्जा, और ये मोटर स्थिर में हो गया। यानी गतिज और स्थिर स्थिति जब दोनों साथ में आ गया तो उसको क्या बोलता है, आंतरिक ऊर्जा। क्या बोलता है, आंतरिक ऊर्जा। यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या किस में बदल दिया, वो आंतरिक ऊर्जा में बदल दिया। किस में बदल दिया, आंतरिक ऊर्जा में। यानी मोटर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल रहा है। यानी विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, आंतरिक ऊर्जा में, क्योंकि विद्युत के कारण मोटर घूम रहा है, मोटर घूमने के कारण उसमें गति जा रहा है, गति और स्थिति ऊर्जा दोनों आ रहे हैं, इसके कारण से वो आंतरिक ऊर्जा में बदल रहा है। अच्छा, एक हम डायनेमो की बात करें, जिसको बोलते हैं विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र या तो डायनेमो, डायनेमो, विद्युत जनित्र या डायनेमो, जिसको जनरेटर भी बोला जाता है ना। वो क्या होता है, वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि जनरेटर को हम चालू कर दिए, अब जनरेटर चालू करने के बाद उसकी गति जाता है, गति जाता है, उसका घूरता है वाला, ये वाला चक्का इसका घूमता है, उसका गति आने के कारण ये इससे विद्युत सप्लाई करने लगता है। यानी ये गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा से किसमें सप्लाई करने लगा, विद्युत में। यानी इसके घूमने के कारण, इसमें गतिज के कारण, यानी आंतरिक ऊर्जा के कारण इसमें विद्युत सप्लाई होने लगता है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा किसमें चेंज हो गया, विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा किसमें चेंज हो गया, विद्युत ऊर्जा में। यानी विद्युत जनित्र क्या करेगा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन का यदि बात करें, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये क्या करता है, माइक्रोफोन क्या कर रहा है, यदि बात करें माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जिसके हमने बात कर रहे हैं माइक्रोफोन से, हम जो बोल रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिक सप्लाई के रूप में ध्वनि को कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कि क्या करेंगे, माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। आगे यदि हम बात करें लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, लाउड स्पीकर क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, लाउड स्पीकर क्या करता है, यानी विद्युत जो होता है वो ध्वनि में चेंज होता है। जैसे कि हम कोई लाउड स्पीकर लगा दिए है ना, तो विद्युत, वहाँ विद्युत सप्लाई किया, उसको लाउड स्पीकर बजने लगा, और वो विद्युत ऊर्जा जो था उस किस में चेंज हो गया, और आवाज़ में चेंज हो गया। यानी लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चलिए हम बात कर लें सितार, सितार क्या करेगा, सितार, सितार जो हम सितार वगैरह जो बजाते हैं वो आंतरिक ऊर्जा जो सितार से हम ध्वनि निकालते हैं, यानी उसको हम क्या करते हैं, एक तो रोटेट करना, सितार को क्या करना है, उसको गति में लाना पड़ता है, छेड़ना पड़ता है, कोई तिनके के सहारे इसको तार को छेड़ना पड़ता है इसको, यानी उस तार को झन झन झन, यानी कि उसको गतिज में ला रहे हैं। तो सितार क्या कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जहाँ पर मिल गया उसको हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। यानी कि वो सितार क्या कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। क्या कर रहा है, आंतरिक ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। क्या बोलेंगे कि आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में,
सॉरी, थोड़ा गला खरासा है इसलिए कि माफ़ी चाहता हूँ। अब यदि हम बात करें आगे, जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, हीटर ये हो गया, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि बल्ब हो गया या तो हीटर हो गया, ये जब बल्ब या हीटर वगैरह क्या करता है, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये सब जो करता है वो क्या कर रहा है, वो जो होता है विद्युत, जैसे कि बल्ब में हम विद्युत सप्लाई कर रहे हैं, अब विद्युत किस में चेंज कर दिया, लाइट में। लाइट के साथ साथ उसमें क्या कुछ ऊष्मा भी निकलती है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऊर्जा व एवं ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, आगे यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं इंजन। जो रेलवे का इंजन होता है वो इंजन क्या करता है, इंजन कैसा काम करता है। तो जो इंजन होगा, इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। ऊष्मा ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, जिससे देखें पहले हम जो इंजन देखते थे रेलवे वगैरह, तो क्या कहता कोयला के द्वारा चलता था, वो ऊष्मा, वहाँ से जो ऊष्मा निकलता था वो किसमें, अब गाड़ी को चलाने में काम करने को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में बदल दे रहा है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल रहा है, आंतरिक ऊर्जा में बदल रहा है। ये इंजन हुआ। और यदि हम बात करें 6 नंबर, ये 7, और यदि हम बात करें कि मोमबत्ती का जलना और कोयला का जलना, जैसे कि मोमबत्ती का जलना का बात करें, जैसे कोयला का जलना, ये क्या करता है, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो कोयला का जो जलना होता है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। कोयला क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारा है, अपने आसपास में देखते होंगे, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जैसे विद्युत सेल की यदि बात कर लें तो विद्युत सेल क्या कर रहा है, विद्युत सेल, सब बहुत सारा हम ऊर्जा रूपांतरण को देखते हैं। तो विद्युत सेल क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। विद्युत सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होता है, क्योंकि उसमें यहाँ एनोड और कैथोड दो लगा रहता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है, इसके कारण से ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण क्या होता है, वहाँ ऊर्जा जनरेट होता है। वो ऊर्जा किस रूप में जनरेट होता है, रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर था, वो किस ऊर्जा में, यहाँ हम उस सेल से हम कोई बल्ब वगैरह जलाने का काम करते हैं, यानी वो विद्युत में चेंज हो गया, यानी रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज हो गया, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक लास्ट देख लेते हैं 9 नंबर में, एक देख लेते हैं क्या चीज, मोमबत्ती का जलना, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती में भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती क्या होता है, एक रासायनिक संगठक होता है, मोम होता है ना, एक रासायनिक संगठक होता है। तो ये क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को तो मोमबत्ती जलने के बाद क्या प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के, रसायन जलने के बाद क्या प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है ना। तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा और क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में। तो हम यहाँ पर हम आसपास में बहुत सारे ऐसे ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं, हम बहुत सारे परिवेश में इसे देखते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि हम देख सकते हैं ना, ढोल वगैरह हो गया, ढोल क्या करता है, ढोल को हम क्या करते हैं, गति करते हैं, हाथ से पीटते हैं, वह तो कोई डंडे से, तो आंतरिक ऊर्जा को वहाँ से एक ध्वनि निकलने लगता है, यानी ढोल क्या कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। तो साथियों
आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम इसकी जो रेस्ट का जो टॉपिक बच गया उसको हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।